हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन को। तो लॉज ऑफ मोशन को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि फोर्स क्या होती है। फोर्स बेसिकली होता है एक तरह का पुश और पुल, जिसकी वजह से क्या है कि ऑब्जेक्ट की स्टेट जो है चेंज हो जाती है, उसका मोशन भी चेंज हो जाता है और उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी जो है चेंज हो सकती है। एक्चुअली ऐसा कब होता है, जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे जो है पुश या पुल लगाओगे, ठीक है, मीन्स आप उसको धक्का दोगे, तो होता है ना उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। तो उसी को क्या बोला जाता है कि आपने क्या है उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की है, ठीक है। और इसी तरह से जब आप किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर पुल करते हो, ठीक है, उसको खींचते हो, तो उसे भी कहा जाता है कि आप जो है उस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हो। इसके बाद आता है, देखिए आपने नोटिस किया होगी ये सब बातें कि जब आप किसी बस में जा रहे होते हो और जैसे ही वो बस जो है स्टॉप होती है, मीन्स ड्राइवर जब ब्रेक लगाता है, तो आपको जो है आगे की तरफ को क्या है धक्का लगता है, मीन्स आप आगे की तरफ को जो है पुश होते हो। उसी तरह से जैसे ही जो बस है अगर रेस्ट पे होती है और वो स्टार्ट होती है चलना, मीन्स जब वो बस चलती है तो आपको क्या होता है पीछे की ओर जो है धक्का लगता है। और आपने ये बात तो सभी ने नोट की होगी कि जो ऑब्जेक्ट है अगर वो रेस्ट में होता है तो वो जो है उसी स्टेट में रहता है अनटिल जो है उस पर कोई फोर्स जो है हम नहीं लगाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किस वजह से होती हैं, तो ये सब चीज़ें होती है इनर्शिया की वजह से। मीन्स इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है हर एक ऑब्जेक्ट की, जिसके कारण जो ऑब्जेक्ट है वो जो है अपनी स्टेट जो है खुद से चेंज नहीं कर पाता है। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है तो वो जो है मोशन में ही रहेगा, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई हम फोर्स नहीं लगाएं। तो इसे बोला जाता है इनर्शिया। यहाँ पे देखिए लिखा है इनर्शिया क्या है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। मीन्स एक तरह की बॉडी में एक कमी है जिसकी वजह से क्या है कि बॉडी जो है चेंज नहीं कर पाती है अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को, या फिर मोशन में है तो उसको चेंज नहीं कर पाती, और क्या है किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उस डायरेक्शन को जो है खुद से चेंज नहीं कर पाती है। ओके, अब इन्हीं चीज़ों को जो है एक्चुअली बोला जाता है, देखिए क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया, कौन सा, जब आप क्या है कि जो बॉडी है वो अपनी स्टेट चेंज नहीं कर पाती है, ठीक है, इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, वो हो गया हमारा इनर्शिया ऑफ रेस्ट। फिर आ जाता है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन हुआ कि बॉडी जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर पा रही है, ठीक है, वो हमारा हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमारा हो गया जिसमें क्या है कि डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पा रही है। जैसे कि इनके एग्जांपल देखिए अब आप, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का तो सिंपल सा है कि देखिए कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है तो वैसी उसी स्टेट में रहता है, कहीं कोई इधर उधर खुद से नहीं जा पाता है, राइट। और इनर्शिया ऑफ मोशन का हो गया, देखिए कि जब आप क्या देखिए गाड़ी जो है आपकी एक देखिए बस है, उसमें आप जा रहे हो और एकदम से ब्रेक लगा दी, ठीक है, आगे ड्राइवर ने, तो आपको क्या होगा, आप चाहोगे कि मैं मोशन में रहूँ, एक्चुअली आपको पता नहीं चलता है। तो क्या होता है देखिए कि जो पर्सन है जब ब्रेक लगी तो वो क्या है आगे की तरफ को उसको धक्का लगता है, ठीक है। और इनर्शिया ऑफ रेस्ट में अगर आप देखना चाहो तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे कि बस में बैठे हुए हैं और जैसे ही बस जो स्टार्ट होती है तो आपको क्या होता है, आपको पीछे की ओर धक्का लगता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो हमारा बॉडी का लोअर पार्ट है, ठीक है, वो बस के साथ क्या है मोशन में आ जाता है फर्स्ट केस में, और हमारा जो अपर पार्ट है बॉडी का वो जो है रेस्ट में होता है, तो उसको क्या होता है पीछे की ओर धक्का लग जाता है। और सेकंड केस में क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो पूरी क्या होती है मोशन में होती है, और जैसे ही ब्रेक लगती है तो हमारी जो लोअर पार्ट है वो जो है एकदम से रेस्ट में आ जाता है, लेकिन हमारी बॉडी का अपर पार्ट जो है मोशन में रहता है, और क्या होता है हमें आगे की तरफ जो है धक्का लगता है। फिर आगे हमारा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, तो इसका एग्जांपल है देखिए क्या जो कर्व होगा देखिए रोड का, तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि हम क्या होता है कि हमें बाहर की तरफ को धक्का लगता है, ठीक है। अगर इस तरह का कर्व होगा तो हमें यहाँ बाहर की डायरेक्शन में धक्का लगेगा, और अगर इस तरह का कर्व होगा तो फिर क्या होता है हमें इस डायरेक्शन में जो है धक्का लगता है। धक्का मीन्स फोर्स लगती है, ठीक है। और इसमें एक और बात होती है कि जो इनर्शिया है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्चुअली मास के बराबर होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मास ऑफ बॉडी के जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलिए इसके बाद हम लॉ ऑफ मोशन जो है स्टडी कर लेते हैं।
तो देखिए न्यूटन ने ये जो लॉ ऑफ मोशन है ये दिए थे, तो इसका फर्स्ट लॉ है कि जो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट है जो भी यूनिवर्स में, वो अपनी जो स्टेट है उसी में जो है रहना चाहता है, ठीक है, कंटिन्यू करना चाहता है उसी स्टेट में रहना। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, और अगर मोशन में है तो वो मोशन में रहना चाहेगा, अनटिल जो है उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाई जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर आपका एक बॉक्स है उसको आप फोर्स नहीं लगाओगे तो वो तो यहीं पड़ा रहेगा। अब आप इस पर फोर्स लगाओगे, अगर ये हल्का होगा तो ये आप इसको जो है धक्का दे पाओगे, ये यहाँ से डिस्प्लेस होकर इधर पहुँच जाएगा। और अगर ये जो है भारी बॉक्स होगा तो फिर इसको क्या होगा, इसी जगह पे रहेगा, राइट। तो ये क्या बोलते हैं कि स्टेट जो है चेंज नहीं करता है ऑब्जेक्ट खुद से, ठीक है, अनटिल जो है उस पर क्या होता है, अनलेस एंड अनटिल उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है एक्ट नहीं करती है। और इसमें एक बात आपने ध्यान रखनी होती है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है उसको वही जो है एक्चुअली जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है, ठीक है, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ इनर्शिया भी जो है इसको बोला जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जाता है न्यूटन सेकंड लॉ। तो जो न्यूटन सेकंड लॉ है ये हमारा एक्चुअली जो फोर्स है, ठीक है, उसके लिए एक एक्सप्रेशन जो है हमें यहाँ पे मिल जाता है। तो ये हमें बोलता है कि जो फोर्स होती है किसी ऑब्जेक्ट पे आप लगाते हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इसमें पहले आपको जो है लीनियर मोमेंटम का पता होना चाहिए। तो देखिए लीनियर मोमेंटम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो लीनियर मोमेंटम है वो बराबर होता है उसके मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर। और अगर इसको आप मीनिंग समझना चाहो तो ये क्या है कि कितनी क्वांटिटी है मोशन की किसी ऑब्जेक्ट में, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है मूव कर रहा है बहुत ज़्यादा स्पीड से तो उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा, और अगर ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो इसका यही मीनिंग होता है कि अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसके बारे में जो है हमें यहाँ से पता चल जाता है कि देखिए अगर उसका लीनियर मोमेंटम ज़्यादा होगा तो मतलब है कि वो जो है उसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है। और दूसरी बात है कि मास पे भी जो है ये डिपेंड करता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो ये हमें एक्चुअली जो क्वांटिटी है मोशन की उसके बारे में बताता है क्या, लीनियर मोमेंटम। और इसकी ऐसे यूनिट हमारे पास आ जाती है, देखिए मास की होगी केजी और वेलोसिटी की हमारी क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास इसकी ऐसा ही यूनिट हमारी आ जाएगी केजी मीटर पर सेकंड। और यहाँ से इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला भी बता सकते हो। देखिए मास के लिए होता है एम, और लेंथ के लिए हमारा हो गया मीटर के लिए हो गया एल, और सेकंड के लिए देखिए टी की रेज़ टू पावर हो गई -1। तो ये इसका देखिए एक डायमेंशन फॉर्मूला भी हो गया। तो चलिए अब सेकेंड लॉ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए जो सेकेंड लॉ है ये हमें बोलता है कि जो फोर्स है वो हमारी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब हमारा देखिए अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, यहाँ पे देखिए कि प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के हमारे पास आ जाता है इक्वल्स टू, और साथ में कांस्टेंट आता है के। अगर हम के हमारा अगर 1 हो, ठीक है, तो हमारे पास आ जाता है फोर्स इक्वल्स टू क्या, मैंने देखिए लीनियर मोमेंटम की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दी mv, तो ये हमारा आ गया dy/dt ऑफ mv। अब यहाँ पे क्या है कि अगर इसमें क्या है कि जो न्यूटन सेकंड लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब हमारा जो मास है वो हमारा कांस्टेंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट रूल से डेरिवेशन करते हो तो ये हमारा m डेरिवेटिव ऑफ v, ठीक है, टाइम के साथ, प्लस हमारा आ जाता है v वेलोसिटी और डेरिवेटिव ऑफ m जो कि हमारे पास 0 आ जाता है, तो वो वाली टर्म हम नहीं लेते हैं। तो हमारे पास देखिए फोर्स आ जाती है m dv/dt। और देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी क्या होती है, ये हमारी होती है एक्सेलरेशन। तो इसलिए हमारे पास देखिए यहाँ पे आ गया फोर्स हमारी क्या आ गई, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसमें क्या है कि इसके अगर आपको समझना हो कि ये यूज़ कहाँ होता है तो देखिए जो हमारा क्रिकेट प्लेयर है, अब आप क्रिकेट खेलते हैं सभी, देखिए जो भी खेलता है, तो क्या होता है कि जब देखिए आपने कैच पकड़ना होता है तो आप क्या करते हैं, अपने हाथों को पीछे थोड़ा करते हैं, ठीक है। एकदम से जो बॉल है आप एकदम से उसको पकड़ नहीं लेते, आप जो है जो होते हैं, ठीक है, प्लेयर होते हैं, वो कहते हैं हाथ को थोड़ा पीछे कर लेते हैं अपना। तो उससे क्या होता है कि देखिए अब फोर्स हमारी होती है क्या है, देखिए के को हमने 1 मान लिया तो ये हो गई देखिए dp/dt होती है, ठीक है। तो देखिए जब हमने टाइम को बढ़ा दिया, ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि फोर्स ऑटोमेटिकली कम हो गई। तो क्या होगा कि जो प्लेयर है उसको कम लगेगी हाथ में। अदरवाइज़ क्या होता है कई बार देखिए एकदम से जब कैच पकड़ते हैं तो बहुत ज़ोर की लगती है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो उसका मोमेंटम है वो बहुत जल्दी से चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा ज़ोर की लगती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो हाथ है उनको पीछे कर लेना चाहिए। अगर किसी को पता ना हो तो जैसे ही बॉल आती है तो हाथों को थोड़ा पीछे कर लेना चाहिए, जिससे क्या होता है कि टाइम मिल जाता है, ठीक है, टाइम बढ़ जाता है और आपको जो है कम लगती है।
सेकंड बात आती है पर्सन फॉलिंग ऑन अ सीमेंटेड फ्लोर गेट्स हर्ट। वो उसको देखिए, अब सीमेंट के फ्लोर पे जो पर्सन गिरता है उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर की लगती है एज़ कम्पेयर टू कोई मिट्टी के ढेर पे गिरता है। तो वहाँ पे भी सेम हो जाता है कि वहाँ पे क्या है कि जैसे कि वो मिट्टी के ढेर पे पहुँचा, ठीक है, तो वो क्या है थोड़ा जो मिट्टी है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे जो टाइम है वो अगेन बढ़ गया, और जिसकी वजह से क्या हुआ कि फोर्स जो है कम हो गई। अब इसके लिए आपको जो है थर्ड लॉ भी बताऊंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्यों जो है पर्सन को ज़्यादा लगती है। फिर नेक्स्ट है देखिए, व्हीकल्स आर फिटेड विथ शॉकर्स। तो जो व्हीकल्स हैं उनमें शॉकर्स लगाए जाते हैं, ठीक है, वो भी किस लिए, टाइम बढ़ाने के लिए, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या है कि फोर्स जो है कम लगे। तो ये हमारा न्यूटन्स का सेकंड लॉ हो गया। इसके बाद बात करते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ की। थर्ड लॉ करने से पहले आपको जो है यूनिट ऑफ फोर्स के बारे में पता होना चाहिए, और ये यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ से जो है आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ ही जाता है। तो एक तो है कि ऐसा यूनिट हमें पहले बतानी है। तो जो फोर्स है उसकी यूनिट वैसे होती है, देखिए क्या, फोर्स हमारी होती है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट होती है हमारी केजी, किलोग्राम। एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो टोटली हमारी क्या बन गई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको बोला जाता है क्या, न्यूटन। और इसकी सीजीएस यूनिट होती है डाइन, और ये भी आपको पता होनी चाहिए। और साथ में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो 1 न्यूटन है वो हमारा बराबर होता है 10⁵ डाइन के बराबर। और नेक्स्ट बात आ जाती है ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। इसमें क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कि ग्रेविटी की वजह से कितनी फोर्स जो है ऑब्जेक्ट पे लगी। तो एम हमारा अगेन यहाँ पे मास आ जाएगा ऑब्जेक्ट का, और एक्सेलरेशन हमारी क्या आ जाएगी, जी, जिसकी वैल्यू हमारी होती है 9.8 इंटू, इतनी होती है एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब देखिए, अगर हम इसको एसआई सिस्टम में देखें तो एसआई सिस्टम में क्या होगा, मास हमारा अगर 1 kg हम ले लें तो हमारे पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारी आ जाती है फोर्स इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन के बराबर, ठीक है, जब हम मास 1 kg ले लें और एक्सेलरेशन को इतना लेंगे तो 9.8 न्यूटन। और आपको इसमें एक और बात पता होनी चाहिए, जो फोर्स है वही हमारा क्या होता है, वेट भी होता है, ठीक है, मीन्स। अब चलिए न्यूटन का थर्ड लॉ देख लेते हैं। तो न्यूटन का थर्ड लॉ बहुत इजी है। ये बोलता है कि हर एक एक्शन के लिए जो है इक्वल और अपोजिट जो है रिएक्शन होगा। आपके इसको अगर एक तरीके से समझना हो तो ये ऐसा भी है कि आप जो भी एक्शन करोगे उसका जो है एक अपोजिट रिएक्शन भी होगा, अगर इसको याद रखना हो। जैसे कि अगर ये दो ऑब्जेक्ट हैं, ये दोनों क्या है, हमने इनको क्या किया, प्रेस कर दिया, ठीक है। तो देखिए ये इस ऑब्जेक्ट से हमने क्या किया, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, और वो इस ऑब्जेक्ट पे लगेगी, राइट। तो इसको मान लीजिए F1 फोर्स, और ये वाला जो देखिए ऑब्जेक्ट है, ये इसने फोर्स लगाई F1 किस पे, ऑब्जेक्ट बी पे, और बी ने फोर्स लगाई F पे इस तरफ को, जिसको बोला गया F2, ठीक है। अब क्या है कि जो F1 है ये है इस डायरेक्शन में, और F2 है इस डायरेक्शन में। तो ये है, देखिए क्या होगा कि जितनी फोर्स ऑब्जेक्ट ए लगाएगा इस बी पे, उतनी फोर्स जो है ऑब्जेक्ट बी लगाएगा ऑब्जेक्ट ए पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, इसने जो इस पे फोर्स लगाई वो हुआ एक्शन, और जो बी ने इस पे फोर्स लगा दी तो वो क्या हो गया, रिएक्शन। ये जो दोनों फोर्सेस हैं इनका मैग्नीट्यूड जो है बराबर होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शंस अपोजिट होंगी। मीन F1 जो वेक्टर है, देखिए फोर्स है, ये होगी नेगेटिव ऑफ F2, ठीक है। इसका मतलब है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, लेकिन डायरेक्शन क्या है इनकी, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इसमें अब आपको एक बात और क्या होती है ध्यान रखने को, देखिए अब हमने क्या किया कि जो बॉडी ए है उसने बी पे फोर्स लगाई है, राइट, और बी ने ए पे फोर्स लगाई है। ऐसा नहीं हुआ है कि ए ने भी बी पे फोर्स लगा दी और बी ने खुद पे फोर्स लगाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। ये दोनों फोर्सेस जो हैं अलग अलग बॉडी पे एक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रोड है हमारा या अर्थ है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ह्यूमन है, देखिए हम चल रहे हैं, ठीक है, तो हम जब चलते हैं तो हम फोर्स लगाते हैं पीछे की डायरेक्शन में, और जो अर्थ है वो हमें फोर्स लगाती है आगे की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या है कि हम वॉक कर पाते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो हमारा एक्शन हुआ वो हुआ अर्थ पे, और अर्थ ने हम पे क्या किया, रिएक्शन किया। तो इसका मतलब है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस नेवर एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। अब एग्जाम्पल्स इसके बहुत अच्छे हैं, जैसे कि स्विमिंग में हेल्प करता है हमारा थर्ड लॉ। अब देखिए
ये अगर रिवर है, यहाँ पे अगर कोई स्विम कर रहा है तो क्या करते हैं, आपको भी पता होगा कि आप क्या करते हो, पानी को पीछे की डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे कोई पर्सन जो है स्विम कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि पानी को इस डायरेक्शन में धकेलेगा, ठीक है, फोर्स लगाएगा पानी पे, और पानी उसको इस डायरेक्शन में जो है फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है, पर्सन जो है स्विम करता है। अदरवाइज ऐसा अगर नहीं करें तो जो है पर्सन जो है पानी में जो है तैर नहीं सकता है, ठीक है। सेकेंड है जैसे कि बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट। अब देखिए जब हम किसी बॉल को फेंकते हैं ज़मीन पे, ठीक है, जैसे फोर्स लगा के फेंकते हैं, तो क्या होता है कि ऊपर की डायरेक्शन में जो है बॉल जो है जंप करती है, तो वो भी क्या है, एक्शन और रिएक्शन हुआ, क्योंकि जब बॉल जो है अर्थ पे पड़ी तो उसने क्या किया, एक्शन किया, फोर्स लगी धरती पे, धरती ने क्या किया, मीन्स अर्थ ने उस पर क्या किया, फोर्स लगा दी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो बॉल है वो बाउंस बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और इसके बहुत से एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो हमारा रॉकेट होता है, देखिए वो भी क्या होता है, उसका फ्यूल जो है नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से जो रॉकेट है वो ऊपर की डायरेक्शन में जाता है। लेकिन उसमें बात यह है कि जो रॉकेट है, ठीक है, वो जो है बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। उसकी बात हम अभी नेक्स्ट करने वाले हैं। देखिए जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये हमारा बोलता है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, वो क्या है, हमेशा कंजर्व्ड रहता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है, देखिए जो p है हमारा मोमेंटम, ठीक है, एक हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर लगाया है इसके ऊपर, तो जो वेक्टर p है वो हमने बताया है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो इसका मतलब है कि जो आपका मोमेंटम है किसी ऑब्जेक्ट का, वो क्या है, हमेशा जो है कंजर्व्ड रहता है। अगर देखिए आप क्या है, दो बॉल्स हैं, जैसे कि इनका मास है, इसका मास मान लीजिए m1 है, इसका मास m2 है, और ये मूव कर रही हैं, और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी हमारी है m2 है, तो इसकी वेलोसिटी u2 है, और इसकी वेलोसिटी है u1, इनिशियल वेलोसिटी से देखिए मूव कर रही हैं। फिर क्या होगा कि अगर हमारी इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, u1, तो क्या होगा, एक टाइम आएगा ये दोनों जो है पास पास आ जाएंगी और इनमें कोलिजन हो जाएगा। तो मान लीजिए देखिए यहाँ पे आफ्टर सम टाइम, मतलब t टाइम के बाद क्या हो गया, इनमें कोलिजन हो गया, और यहाँ पे इस तरह से आ गई। तो अब क्या हुआ कि इसका मास m1 है, इसका m2 है। अब क्या हुआ कि कुछ जब ऐसे देखिए पास पास आई, इनका कोलिजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अगेन ये इसी डायरेक्शन में मूव करने लगी, लेकिन इनकी वेलोसिटी में जो है चेंज आ गया। जो हमारा m1 थी उसका वेलोसिटी हमारी हो गई v1, और सेकंड वाली की वेलोसिटी हो गई v2, ठीक है। तो ये एक तरह का प्रोसेस है। तो इसमें देखिए अब क्या है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम जो है कंजर्व्ड है, मीन्स बिफोर कोलिजन जितना मोमेंटम था इस सिस्टम का, उतना ही मोमेंटम जो है आफ्टर कोलिजन भी होगा। मीन्स अब देखिए मोमेंटम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए दोनों ऑब्जेक्ट का अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए m1 u1 प्लस m2 u2, ठीक है, यह है बिफोर कोलिजन, इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, अब वेक्टर्स भी आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि डायरेक्शन बताने के लिए। तो ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये क्या है कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड। ये जो इसके साथ क्या है, कंडीशन है। तो देखिए इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो हमारी फोर्स होती है एक्चुअली वो हमारी क्या होती है, dp/dt। अब ये क्या है, मैंने बोला एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं अप्लाई करें। तो अगर ये हमारी एक्सटर्नल फोर्स है, देखिए F एक्सटर्नल इक्वल्स टू dp/dt। तो अब हम अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है, तो मीन्स F एक्सटर्नल अगर हमारे पास 0 है, तो हमारा क्या हो गया, dp/dt कितना आ गया हमारे पास, 0। और किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव तभी 0 आता है, ये आप सभी को पता होगा, जब क्या है कि वो जो क्वांटिटी है वो क्या है, कांस्टेंट होती है, राइट, या फिर 0 होती है। तो इसके लिए देखिए क्या हो गया हमारा कि जो मोमेंटम है वो क्या होना चाहिए, कंजर्व्ड होता है, जब क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है नहीं लगती है किसी आइसोलेटेड सिस्टम पे, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशंस हैं जो कि पूछ ली जाती हैं, मीन्स क्वेश्चन आ जाता है जैसे MCQ इन पे। फर्स्ट हमारे पास है, देखिए रिक्वायरिंग ऑफ गन, मीन्स जो गन है वो हमारी रिक्वायल बैक कर जाती है जब हम उससे जो है बुलेट को फायर करते हैं। देखिए ऐसा क्यों होता है कि जब हम जो हमारी गन है, ठीक है, देखिए एक गन है, इसमें से बुलेट को जब फायर किया तो जो बुलेट है वो इस डायरेक्शन में मूव करती है, मान लीजिए वेलोसिटी v से। तो अब क्या होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या है कि जब तक हमने फायर नहीं किया था इससे, हमने ठीक है इसको
तो क्या था कि टोटल जो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम था वो ज़ीरो था, रेस्ट में थे ना ये, तो वेलोसिटी ज़ीरो थी। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे ही हमने यहाँ से क्या किया कि फायर कर दिया बुलेट को, तो यहाँ पे देखिए इस बुलेट का तो हमारे पास मोमेंटम आ गया। कितना आ गया? इसका मोमेंटम हमारे पास आ गया m/v। अब ये तो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। तो अब देखिए कंजर्वेशन को जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। मोमेंटम तो क्या होता है कि जो गन है वो हमारी इस डायरेक्शन में बैक, ठीक है, पीछे की तरफ को मूव करती है विद वेलोसिटी। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है कैपिटल V। तो अब देखिए क्या हुआ कि मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या होता है कि जो हमारी गन है वो जो है रिकॉइल बैक करती है, मतलब थोड़ी पीछे जो है हटती है। ये जो है जो भी गन चलाते हैं उनको पता होगा, ठीक है। तो अगर आपने भी किसी ने चलाई होगी तो आपको भी ये पता ही होगा कि जब आप फायर करते हो बुलेट को तो क्या होता है कि जो गन है वो पीछे की तरफ जो है रिकॉइल बैक करती है। इसका सेकंड एग्जांपल है हमारा रॉकेट प्रोपल्शन। अब ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आ जाता है कि रिकॉइलिंग ऑफ गन इज बेस्ड अपॉन विच प्रिंसिपल। तो उसमें ऑप्शन आ जाते हैं कि न्यूटन्स लॉ पे बेस्ड है या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे बेस्ड है। तो वहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन तीनों के केस में, ठीक है। तो सेकंड मैं बात कर रही थी रॉकेट प्रोपल्शन की। तो रॉकेट प्रोपल्शन में क्या होता है कि जो हमारा रॉकेट है, देखिए जब रॉकेट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि उसमें फ्यूल होता है ना, तो अब जो फ्यूल है वो बर्न होता है, राइट। तो उससे क्या होता है कि जो गैस जो अब बर्न होती है तो नीचे की डायरेक्शन में आती हैं। अब क्या होगा कि वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लगाती हैं, ठीक है। और क्या होगा कि जब फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लगी तो ऑपोजिट फोर्स ऊपर वाली डायरेक्शन में भी लगती है, ठीक है। तो मोमेंटम को कंजर्व जो है करने के लिए इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो रॉकेट है वो ऊपर की डायरेक्शन में चला जाता है और उसमें से जो है गैस निकल के जो है नीचे की डायरेक्शन में जो है निकलती हैं, ठीक है। तो रॉकेट प्रोपल्शन जो है हमारा बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। उसके बाद हमारा आ जाता है एक्सप्लोजन ऑफ अ बम। तो जो बम होता है हमारा, मान लीजिए ये है एक, ठीक है, अब ये रेस्ट पे है तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हुआ mv, हमारा हो गया 0, mu मान लीजिए इसको, ये क्या है 0 है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब इसका एक्सप्लोजन हुआ तो इसके कुछ पीसीज देखिए इस डायरेक्शन में जाएंगे, हर एक डायरेक्शन में जो है इसके जो पीसीज हैं वो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। अब क्या होता है कि हर एक जो पार्टिकल है देखिए उसके क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो क्या होगा कि इस तरफ को उसका जो मास होगा साथ में वेलोसिटी भी होगी। देखिए ये हमारा हो गया mv1, या इसका देखिए मास अलग होगा तो ये हो गया हमारा m1v1, ये हमारा हो गया m2v2। इसी तरह से जो है बाकी का भी होगा। अब इसमें क्या होगा, देखिए वेक्टर सम होगा सभी का। तो कुछ देखिए अब इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी, तो कुछ हमारे पॉजिटिव आएंगे, कुछ नेगेटिव आएंगे। तो टोटल अगर इसका आप सम करोगे तो वो भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इसका फिर क्या हो गया, देखिए कि जो लीनियर मोमेंटम बिफोर एक्सप्लोजन है वो हमारा बराबर रह जाएगा लीनियर मोमेंटम आफ्टर एक्सप्लोजन, ठीक है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो है लीनियर मोमेंटम का लॉ जो है फॉलो होता है, प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम जो है ओबे करते हैं ये तीनों केसेस, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक यू।